अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी एक नए खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इसराइल का मकसद ईरान के एटमी हथियारों को तबाह करना नहीं बल्कि ईरान में रिजीम चेंज करना मालूम होता है, क्योंकि इसराइल अपने खिलाफ खड़ी होने वाली किसी कुव्वत को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। दरहकीकत इसराइल का मकसद खित्ते में अपनी बालादस्ती को यकीनी बनाना है। उसको हर उस मुल्क से खतरा महसूस होता है जो उसकी बालादस्ती को चैलेंज करने की सलाहियत रखता हो, चाहे वो हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह हो, हमास के इस्माइल हानिया या शाम, इराक और लबनान जैसे ममालिक की आज़ाद क़यादत, सद्दाम हुसैन की हुकूमत का तख्ता उलटना, बशार अल असद को कमज़ोर करना और उर्दन में अपने हमायतियों को इक़्तिदार में लाना इसराइल की उन्हीं कोशिशों का तसलसल है। इसराइल किसी सूरत ये नहीं चाहता कि खित्ते में और कोई कुव्वत उसके मुकाबले में खड़ी हो, और वो कुव्वत ईरान है। यही वजह है कि अमेरिका और इसराइल ईरान को अपने मातहत करने के लिए ऐसी हुकूमत लाना चाहते हैं जो उनकी कठपुतली बन जाए, यानी वो ईरान में रिजीम चेंज करना चाहते हैं और इसके लिए वो रास्ता भी बना रहे हैं। और इसराइल की हिकमत अमली मरहलावार आगे बढ़ रही है। जैसा कि इब्तदा में इसराइल ने ईरानी एटमी साइंसदानों को अपना हदफ बनाया, फिर एक कदम और आगे बढ़ाते हुए ईरान की फौजी क़यादत को निशाना बनाना शुरू किया। हाल ही में ईरान के इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद काज़मी और उनके नायब जनरल हसन इसराइली हमलों में शहीद हुए। इससे कबल ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बाकरी, पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी और ख़ातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर जनरल गुलाम अली राशिद भी इसराइली हमलों का निशाना बन चुके हैं। उनकी हलाकतें ईरान को अंदरूनी तौर पर गैर मुस्तहकम करने के लिए इसराइल के मंसूबे का हिस्सा नजर आती हैं, लेकिन ईरान में रजीम चेंज करने के लिए ये सब कुछ काफ़ी नहीं था। यही वजह है कि अब अमरीका और इसराइल ईरानी अवाम को ये तासुर दे रहे हैं कि उनके खैर खा हैं, और दर हकीकत ईरान की हुकूमत ईरानी अवाम को इस जंग में धकेलना चाहती है। और ये तासुर इसलिए उभारा जा रहा है ताकि ईरान की अवाम को अपनी ही हुकूमत के खिलाफ उकसाया जा सके और वो बगावत करके अपनी हुकूमत का तख्ता उलट दें, और यूँ अमरीका और इसराइल की ईरान में कठपुतली हुकूमत लाने की ख्वाहिश पूरी हो जाए। यही वजह है कि अमरीकी सदर अपनी एक ट्वीट में कहते हैं कि ईरान से कहा था कि न्यूक्लियर डील पर दस्तखत कर दे। ऐसा करना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इंसानों और इंसानी जानों का ज़िया शर्म की बात है। ईरान किसी सूरत न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकता। सदर ट्रंप ने इसके साथ ही अपनी ट्वीट में ईरानी शहरियों को खबरदार करते हुए कहा था कि हर शख्स तेहरान खाली कर दे। यानी साफ जाहिर हो रहा है कि अमेरिका और इसराइल ईरानी अवाम को ये जाहिर कर रहे हैं कि वो उनके हमदर्द हैं, लेकिन दूसरी जानिब इसराइली शहरी आबादी को भी निशाना बना रहे हैं। ईरान के मीडिया हाउसेस को भी निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि ये मनाजिर भी देखे गए कि जब ईरानी खातून एंकर के लाइव शो के दौरान उनके स्टूडियो में इसराइल की जानिब से धमाका हुआ। स्टूडियो में अब बज़ाहिर आखिरी मरहला शुरू हो चुका है, क्योंकि इसराइल की जानिब से आम ईरानी शहरियों को बराह रास्त निशाना बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। इन हमलों का मकसद सिर्फ जानी नुकसान नहीं बल्कि एक नफ्सियाती जंग की तरफ धकेलना है। इसराइल चाहता है कि ईरानी अवाम ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि हुकूमत उनकी हिफाजत करने में नाकाम हो चुकी है। अब ये तमाम इक़दाम बज़ाहिर एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत हो रहे हैं। इसराइल जानता है कि बराह रास्त जंग की सूरत में ईरान ज़बरदस्त अंदाज में मज़ाहमत जारी रखेगा, इसलिए उसने खुफिया लेकिन मौसर हथियार इस्तेमाल किया है, और ये हथियार आवाम को हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ा करने का है। ये वही हिकमत अमली है जो अमरीका और उसके इत्तेहादी कई अरब ममालिक में आजमा चुके हैं, जैसा कि इराक, शाम, लीबिया और लबनान। बहरहाल इसराइल की इस मुदाखलत का सबसे ख़तरनाक पहलू ये है कि मुस्तकिल खाना जंगी को जन्म दिया जा सकता है। अगर अवाम हुकूमत के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए और रियासत कमज़ोर हुई तो सिर्फ निज़ाम ही नहीं बल्कि मुल्क की सलामती, सालमियत और ख़ुद मुख्तारी को भी शदीद ख़तरात लाहक होंगे। ऐसे में इसराइल और मगरबी ताकतें ईरान के अंदर अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि वैसे भी इसराइल की पुश्त पर इस वक्त अमरीका खड़ा हुआ है। डोनाल्ड ईरान पर नफ्सियाती दबाव डालते हुए ये तक कह रहे हैं कि ईरान ये जंग नहीं जीत सकता। यानी ट्रंप ईरान को खबरदार कर रहे हैं कि वो अपने एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदार हो जाए, वरना नताइज मज़ीद संगीन हो सकते हैं। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान में मौजूद ईरानी सफ़ीर कहते हैं कि अभी तक जंग रोकने की किसी ने संजीदा कोशिश नहीं की, लेकिन आप देखेंगे जैसे ही उन्हें लगेगा इसराइल को शिकस्त हो रही है तो सारी सुलह पर आ जाएंगे। अब सवाल ये कि क्या आलमी बरादरी मुदाखलत करेगी या खामोश तमाशाई बनी रहेगी। गो कि मुस्लिम ममालिक की जानिब से ईरान के खिलाफ इसराइली जारियत के खिलाफ मुश्तरका एलामिया जारी किया गया है। मुश्तरका एलामिया की तौसीक पाकिस्तान, इराक, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, मिस्र, उर्दन, अलजायर और बहरीन ने की है। ब्रुनाई, दारुस्सलाम, चाद, इत्तेहादुल कमरी, जूती, लीबिया, मोरितानिया, सोमालिया और सूडान भी तौसीक करने वाले ममालिक में शामिल हैं। तुर्किया, ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी मुश्तरका एलामिया की तौसीक की है। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि 13 जून से ईरान पर इसराइल के हालिया हमलों को यकसर मुस्तरद करते हैं। 13 जून से ईरान पर इसराइल के हालिया हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि हर उस इक़दाम की मुखालिफत करते हैं जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मकासद और उसूलों की खिलाफ वर्जी हो। एलामिया के मुताबिक
इसराइल की ईरान के खिलाफ जारहियत मशरक़ वस्ती में बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान हो रही है। कशीदगी को कम करने, मुकम्मल जंग बंदी और अमन की बहाली के लिए फौरी इकदाम का मुतालबा करते हैं। इस खतरनाक बिगाड़ पर गहरी तशवीश का इजहार करते हैं जो पूरे खित्ते की अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का हामिल हो सकता है। एलामी में कहा गया है कि मशरक़ वस्ती को जौहरी और दीगर मोहलिक हथियारों से पाक इलाका बनाने की फौरी ज़रूरत को उजागर करने में जो खित्ते की तमाम रियासतों पर बिला इम्तियाज़ लागू होगा। एलामी में कहा गया है कि मुत्तल्लिका बैनुल-अक़वामी करारदादों के मुताबिक मशरक़ वस्ती के तमाम ममालिक की NPT में शमूलियत पर जोर देते हैं। इसके साथ साथ बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी की निगरानी में मौजूद जौहरी तंजीबात को निशाना बनाने से गुरेज करने की अहमियत को उजागर करते हैं। इसी तरह के इकदाम बैनुल-अक़वामी कवानीन, बैनुल-अक़वामी इंसीन और 1949 के जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी जौहरी प्रोग्राम के हवाले से पायदार मुआहदे तक पहुँचने के लिए मुज़ाकरात के रास्ते पर फौरी वापसी को लाजमी करार देते हैं। अब मुस्लिम ममालिक की जानिब से मुश्तरका एलामिया जारी होना यकीनी तौर पर अखलाकी तौर पर ईरान का हौसला बढ़ाएगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या आलमी बरादरी अमली तौर पर भी मुदाखलत करेगी? क्या अक़वाम मुत्तहिदा और बड़ी ताकतें इस जंग को रोक पाएंगी? ये एक अहम सवाल है और इस सवाल पर बात करेंगे इस डॉक्टर शाजिया अनवर माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर, उन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो इंटरनेशनल पावर्स, यकीनन इस वक्त इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट में ये नहीं हो सकता कि ग्लोबल पावर्स बड़ी आसानी से चैन से बैठी हुई हों, सबके स्टेक्स हैं। तो इस वक्त ग्लोबल फ्रंट के ऊपर कोशिशें कितनी तेज़ होती हुई नजर आ रही हैं और फिर ईरान इस मामले को कितनी देर तक सस्टेन कर पाएगा? देखिए, ये दो डिफरेंट क्वेश्चन है। कितनी देर तक ईरान सस्टेन कर पाएगा, ये तो डिपेंड करता है कि ये वॉर ऑफ अट्रिशन है, ये वॉर लंबी चलेगी और वॉर वेज करने वालों ने इसको वॉर ऑफ अट्रिशन प्लान किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि इसराइल के दिमाग में नहीं था, ये उनकी प्लानिंग का ये हिस्सा नहीं था, ऑपरेशनल और टेक्टिकल प्लानिंग का, कि ये वॉर लंबी चलेगी, क्योंकि उन्होंने इसको सीरिया मॉडल पे हैंडल किया था कि जिस तरह सीरिया के अंदर इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंस जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर गई हुई थी एडवर्सरीज की, वही ईरान में था कि बाहर के लोग सिस्टम का इतना ज़्यादा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हिस्सा बन गए हुए थे। तो ये सीरिया कोलैप्स जो है वो इसराइल और ब्रॉडर वेस्ट जो है वो इमेजिन कर रहे थे कि हमने इवन जनरल्स तक, हमने की पोस्ट के लोग जो हैं, हमने आम लोग जो हैं, अपने रिसोर्सेज एसेट्स इतने ज़्यादा हमने यहाँ पे ख़रीद लिए हुए हैं ईरान के अंदर कि ये बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि सीरिया की तरह एकदम से कोलैप्स नहीं हुआ, और ईरान जो है वो खड़ा हुआ है और अभी भी लड़ रहा है और उसने कंसोलिडेट किया है विद इन 24 आवर्स जो है वो अपनी शॉर्ट कमिंग को, जो उसको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। तो अब मसला ये है कि ये जंग अब जाएगी किस तरफ। अगर ये वॉर ऑफ अट्रिशन बन रही है जैसा कि लड़ाई करने वाले ब्रॉडर वेस्ट जो है विद द हेल्प ऑफ इसराइल इसको बहुत क्विक इसमें रिजीम चेंज करवा के इसे खत्म करना चाह रहे थे, तो वो तो अल्टीमेटली नहीं हुआ। तो अब उनको इसमें शामिल भी होना पड़ेगा। इसराइल तो इतना सस्टेन नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा जंग, इसराइल की तो ज्योग्राफिया ही इतना छोटा है, एक न्यूयॉर्क सिटी जितना तो वो पूरा जो भी वो खुद को कंट्री कहता है या जो भी वो है सेटलर्स कॉलोनी, वो न्यूयॉर्क सिटी जितनी तो वो है, तो वो नहीं सस्टेन कर सकती है। नहीं, और आप खतरे ये की कह बात रही है ये कि है, इजराइल सस्टेन नहीं कर सकती है डिस्पाइट इसराइल हैविंग यूएस एट देयर बैक, डिस्पाइट हैविंग ग्लोबल पावर्स एट देयर बैक। और उसके अलावा जाहिर है जो टारगेट नज़र आ रहा है, पहले इजराइल ने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट किया, फिर IDF चीफ की असैसिनेशन हो, या उसके बाद जो है पब्लिक ऑफिसेस तक बात जाना हो, पुलिस के जो ऑफिसेस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, तो लगता तो यही है कि वो अवाम में कोई रिजेंटमेंट पैदा करना चाहते हैं, ख़ासतौर पे रिजीम के अगेंस्ट, और उनको प्रोवोक करना चाहते हैं कि वो रिजीम चेंज हो सके। तो आपको क्या लगता है कि अल्टीमेटली जो वो चाह रहे हैं वो पॉसिबल नज़र आ रहा है प्रैक्टिकली एट दिस पॉइंट इन टाइम? उनका पॉइंट जो है वो एजेंडा ए जो है वो था ही रिजीम चेंज के। हम जो है और हर कंट्री के अंदर फॉल्ट लाइंस होती हैं, फ्रैक्शंस होती हैं, लोगों की रिजेंटमेंट भी होती हैं, तो उनको वहाँ पे जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स थी उन पे बहुत भरोसा था और उन्हीं को वो एड्रेस कर रहे थे कि रिजीम से लोग बहुत खफा हैं, अगर हम उसे रिजीम कह सकते हैं, प्रॉपर गवर्नमेंट है वो, लेकिन उनके इरादों के बरखिलाफ वो अवाम उतनी खफा नजर नहीं आई। वो बहुत कंसोलिडेट है, वो सुप्रीम लीडर के जो साथ वो खड़े हुए हैं और उनको नजर आ रहा है कि सीरिया उनके सामने है, लीबिया उनके सामने है, इराक उनके सामने है, तो उनको पता है कि इस वक्त अपनी ही हुकूमत जो हमें स्टेबिलिटी दे के बैठी हुई है,
हम में से हो सकता है 20-30% हो जिनको कोई प्रॉब्लम हो। वैसे ब्रॉडर तो ईरानियन पॉपुलेशन को अपनी गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ये भी वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है। तो लेट्स सपोज अगर हम बहुत एग्जैजरेट करें तो 25-30% है। तो वो भी इस वक्त कंसोलिडेट कर रहे हैं। वो सोल्यूशन जो लिबिया या इराक सोल्यूशन है उसकी तरफ वो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उसमें ऑल्टरनेट क्या है। रजा शाह पहलवी का बेटा जो है वो इंटरव्यू देता हुआ इधर उधर नजर आ रहा है, और वो बयान क्या दे रहा है जिसने और ज्यादा तेल का काम किया है इस पूरे सूरत हाल पे। अवामी जो ओपिनियन है उसको चेंज करने की बजाय उसने कहा है कि इसराइल ठीक कर रहा है। इसराइल जो कर रहा है उससे ही जो डिक्टेटर रिजीम है वो चेंज होगी। तो वो ऑप्शन है वहां पे इंस्टॉल करने की। तो वो तो बिल्कुल लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो अब अगर क्या यहाँ पे ये कोई मैन्युफैक्चर बंदा जो है वो कर देंगे, तो ये इन बातों के अलावा हमने ये भी देखना है कि ईरान का चाइना और रशिया ट्रायंगल जो है वो, अगर ईरान एक फेल्ड स्टेट बन जाता है तो वो चाइना और रशिया दोनों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और वो डेफिनेटली अगर सीधा सीधा इंटरवीन नहीं करेंगे, बूट्स जो है वो ग्राउंड पे नहीं भी भेजेंगे, तो उनकी मदद बहरहाल शामिल तो रहेगी। डॉक्टर और साहब, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे वो क्या कर रहे हैं, या डिप्लोमेटिक फ्रंट पे कोशिशें कितनी तेज होती भी देख रही हैं आप? 2 दिन पहले पुतिन ने खुद इनिशिएट किया है। हालांकि ऐसा है नहीं ट्रंप की और पुतिन की हिस्ट्री में कि कोई कॉल जो है वो रशिया ने इनिशिएट की हो। तो ट्रंप को कॉल किया है पुतिन ने, और जिसका जो रीड आउट दोनों साइड्स ने पब्लिश किया है उसमें, जो रीड आउट रशियन साइड ने पब्लिश किया है उसमें बाकायदा बताया गया है कि जी बहुत खुली, फ्रैंक और बहुत क्लियर किस्म की बात हुई है कि अब क्या टेक्निकली है क्या कि आपने रशिया को और चाइना को स्ट्रेच करना है। आपने रशिया को इंगेज किया हुआ है यूक्रेन में, अब आप उसको सॉफ्ट अंडर बेली को आप हार्म करेंगे उसकी, और फिर आप उससे और स्ट्रेच करेंगे, और अल्टीमेटली आपका गोल जो है वो चाइना है। ये तो हमें सीरिया का भी समझ में आ गया था कि पहले सीरिया को हमें डिसफंक्शनल करना है, क्योंकि सीरियन जो है वो एयर स्पेस और कॉरिडोर हमें चाहिए वेस्ट को। तो उसके वाया हम ईरान को कमजोर करेंगे, और ईरान को कमजोर करेंगे तो रशिया कमजोर हो जाएगा, और अल्टीमेटली हमने चाइना तक जाना है। तो ये राउटिंग है पूरी की पूरी। और अगर हम इस पूरी जियोपॉलिटिक्स को समझ जाएं तो हमें ये समझ में आ जाता है कि ये बहुत से मुल्कों के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होगा अगर ईरान कोलैप्स होता है। लेकिन इसमें देखना ये है कि ईरान अपनी मदद आपके तहत कितनी देर तक खड़ा रहता है। किसी भी मुल्क को बचाया नहीं जा सकता जब तक कि वो खुद ना खड़ा रहे। तो ईरान की अपनी रिजिलियंस बहुत मैटर करती है। अगर वो सीरिया की तरह इटसेल्फ जो है वो कोलैप्स कर जाता है, तो ईरान तो वहां पे मौजूद था हेल्प के लिए, रशिया भी मौजूद ठीक। था और लास्ट डॉक्टर मिनट तक साहब, मौजूद थे। लास्टली यूएस का रोल अब तक क्या देख रही हैं आप, और ये खामोशी, जो मानी खेज खामोशी है, ये कब टूटेगी? क्योंकि रिपब्लिकन्स की तरफ से खुद प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये आ रहा है, या वो स्लोगन्स रेज कर रहे हैं कि आपको वोट हमने किया था कि आप जंगें ख़त्म करेंगे, आलमी जंगों में जाएंगे नहीं बल्कि उनको ख़त्म करेंगे, लेकिन आप तो फिर उसी रविश पे चल निकले हैं। ये बहुत बड़ी डिवीजन है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में यूएस के। लेकिन प्रिवेल जो है वो डीप स्टेट ही करेगी, और डीप स्टेट वो लॉन्गर एजेंडा पे चलती है। और लॉन्गर एजेंडा यही है कि चाइना को कभी भी नेक्स्ट सुपर पावर नहीं बनने देना है, और चाइना को वीक करने के लिए रीजन को वीक करना है। और मैं तो इस ट्रायंगुलेशन में जो इंडिया का हमारे ऊपर अनप्रोवोक्ड टेररिस्ट अटैक था उसको भी यही देखना चाहती हूँ। और मैं तब से यही कह रही हूँ कि वो भी यही देखना था कि पाकिस्तान जो है उसकी, वो कितना रिटेलिएट करता है, वो उसके पास क्या है। तो वहां से देखने के बाद अब वो ईरान पे डायरेक्ट जो है वो देखना चाह रहे हैं। और जहां तक खामोशी है तो वो तो ट्रंप ने तोड़ दी है। वो G7 की मीटिंग से एक दिन पहले उठ के भी आ गए हैं, और उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पे पोस्ट भी लगा दी है कैपिटल कैप्स लॉक के अंदर के ईरानियन जो है वो तेहरान छोड़ जाए। उनका ख्याल था कि तेहरान जो है वो शायद कोई इट्स अ स्मॉल विलेज और समथिंग, तो ठीक। उसमें तो मिलियंस के हिसाब से आबादी है। तो हमने कहा जी तेहरान छोड़ दें। तो इसका मतलब ये है कि तेहरान भी छोड़ दें, ये ऑफिशियली भी कह रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं। 2 एयर कैरियर जो हैं इनके, एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं अमेरिका के, और एक इंग्लैंड का, वो गल्फ जो है वाटर्स की तरफ आना भी शुरू हो गया है। और इमदाद तो बहरहाल आ रही है। 30+ जो है वो हेल्प। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा हमारे साथ मौजूद थी। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, वफाकी बजट की मंजूरी है और ऑपोजिशन कोशिश कर रही है तहरीक इंसाफ की किसी तरह पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल कर, लेकिन पोजीशन ऑफ वीकनेस के ऊपर कैसे खड़ी है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
तहरीक इंसाफ बज़ाहिर इस वक्त सियासी एतबार से कमज़ोर पोजीशन पर खड़ी है। तहरीक इंसाफ के हवाले से ये तासुर उभर रहा है कि वो उस पोजीशन में नहीं है कि हुकूमत को टफ टाइम दे सके, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से फिर से मज़ामती बयानियाँ अपनाया जा रहा है। वज़ीर आला KP के लिए मीन गंडापुर इस्लामाबाद में पेशकदमी की सूरत में असलहा साथ रखने की बात भी कर रहे हैं। यानी PTI हुकूमत को एक मज़ामत से भरपूर एहतजाजी तहरीक का इंदिया देती रही है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इससे कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं। अब जैसा कि तहरीक इंसाफ के पास मौसर लीडरशिप का फुकदान तो है, इसके साथ साथ कोई अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक में साथ देती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसके बावजूद PTI एक अवामी एहतजाज चलाने का ऐलान करती दिखाई दी। लेकिन अब जो इतलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ फौरी तौर पर एहतजाजी तहरीक नहीं चलाएगी। आज अडयाला जेल में बानी PTI से रहनुमाओं और बहनों की मेल मुलाकातों का दिन था। उज़मा खान और नूरीन खान ने बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से बात की। तहरीक 2 हफ्ते के लिए मौखर हुई है। बजट मंजूरी, इन पर्टिकुलर KP का बजट कौन मंजूर करेगा और इस हवाले से स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस मुतालिक भी नूरीन खान साहबा ने बात की। बैरिस्टर गौर नहीं होंगे, जिनको मेंशन किया है उनकी मुशावरत से बजट मंजूरी होगी। अली बुखारी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा, उन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अली बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, ये एहतजाजी तहरीक 2 हफ्ते के लिए मौखर की गई है, ये कोई ख़ास वजह इसकी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें तो बड़ा सिंपल सी बात है कि जिस सिनेरियो में अभी हमारे साथ ईरान जंग में गया हुआ है और जिस सिचुएशन में जंग जा रही है इजराइल के अगेंस्ट, सो हमने तो जब पाकिस्तान की जंग स्टार्ट हुई इंडिया के साथ, तो सबसे पहले लीडर इमरान खान साहब थे जिन्होंने कहा सब कुछ मिटा के कौम मुत्तहिद हो जाए और मोदी के खिलाफ खड़े हो जाए, एंड वी डिड इट। और उसके बाद मैंने देखा कि DGISPR ने खुद बैठ के सारी सियासी जमातों का, सोशल मीडिया का, यूथ का स्पेशली शुक्रिया अदा किया। सो आज हम जिस कंडीशन में, ये कोई आसान चीज नहीं है कि आपका जो हमसाया मुल्क है, जो कि आपके साथ सैकड़ों किलोमीटर्स का बॉर्डर है और बड़ी पुरानी एफिलिएशन है, रिलीजियस एफिलिएशन है, और इस्लामी दुनिया के 2 ही मुल्क रह गए थे जो अभी जो अपनी वेपनरी वाइज जो है किसी को स्ट्रगल में या किसी को जवाब देने के पोजीशन में थे, उनमें से एक ईरान है और एक पाकिस्तान है। और हमारा इतना बड़ा बॉर्डर है और उसके बाद वहां पर इसराइल का अटैक है। और आपने देखा कि इसराइल ने जब इंडियन वॉर पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने मोदी ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन स्टार्ट किया, उसमें भी उनकी सबसे ज्यादा हमायत उनको हासिल हुई, तो इसराइल की वजह से हुई। तो खान साहब ने, क्योंकि मुझे तो आज अंदर जाने नहीं दिया उन्होंने, हम 6 लोगों के नाम थे, अब मुझे रोक लिया उन्होंने, और दोनों बहनें उज़मा आपा और नूरीन आपा के, इसलिए मैं तो अंदर था नहीं। जब बाहर आई तो उन्होंने जो बात बताई तो हमने ये असेस किया कि दिस इज द रीजन, इसके अलावा तो रीजन कोई नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, देखें, मैं एक चीज का कह लूँ, मैं अभी आपका सुन रहा था इंट्रो में थोड़ा सा बात की, PTI वो वाहिद पार्टी है पाकिस्तान की जिसकी लीडरशिप जेन्युइन मासेस में से है। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, हमने भाई, ना हम किसी जिम्मेदार के बेटे हैं, ना हम किसी सियासतदान के बेटे हैं, ना हम किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे हैं। मारे भी खाई, पर्चे भी खिलाए, आज भी बेल बिफोर अरेस्ट के अंदर बैठे हुए हैं करा के, लेकिन पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। दिस इज नोन एज अ जेन्युइन लीडरशिप। ना ये विरासती पार्टी है, ना ये आप जिसे कहते हैं ना कि हादसाती पार्टी है। सो बात यह है कि जब भी बुलाते हैं हम, खान साहब के हुक्म आता है, लोग बाहर आते हैं। और जब भी उन्होंने बुलाया, जिस टाइम भी बुलाया और लोग आए, और अच्छा अली बुखारी साहब, सबसे पहले तो आप ये कह रहे हैं कि इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट के पर्सपेक्टिव में 2 हफ्ते के लिए एहतजाज मौखर किया है, राइट? PTI इसलिए एहतजाज मौखर कर रही है, इसमें कोई PTI की स्ट्रेटजी वाइज कोई ऐसी खामी या कमज़ोरी नहीं है कि PTI एहतजाज का ऐलान नहीं कर पा रही है। दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि ज़ाहिर आपने कहा कि हम जेन्युइन लीडरशिप हैं, लेकिन तासुर ये है कि मैच्योर बिहेव नहीं करती PTI एज अ पॉलिटिकल पार्टी, या जो लीडरशिप मौजूद है वो इस वजह से कि कोई ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस या लोगों के साथ एनेक्स करके एलाइज के साथ जो है को मौसर एहतजाजी तहरीक बन सके प्लान। अब बुलंदोबाग दावे तो होते हैं, बातें तो होती है, जैसे गंडापुर साहब ये कहे हम हथियारों के साथ, असलहे के साथ इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, लेकिन फिर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं बैक स्टेप करना पड़ता है। देखो यार, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आज भी हमारे साथ हमारे तादी खड़े हैं, नेशनल पार्टीज और हमारी जो पूरे मुल्क की पार्टीज हैं, डोमेस्टिक पार्टीज हैं, हमारे साथ आज भी मौजूद हैं और सबसे ज्यादा मौजूद हैं। और इंडिपेंडेंटली भी होली सोली हम 91 सीट के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है नेशनल असेंबली की। प्रोविंसेस के अंदर 4 सूबों में पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। 100+ सीट्स आपकी जो है वो पंजाब असेंबली में मौजूद है, KP की गवर्नमेंट हमारी है, सिंध में हम मौजूद हैं, बलूचिस्तान में हम मौजूद हैं, GB में हम मौजूद हैं, इसके अलावा AJK में मौजूद है। कोई और पार्टी है 4 सूबों में इस हैसियत में तो मुझे बता दें। नहीं है तो मीनिंग बाय के जो लीडरशिप जिनको आप शायद लीडर समझते हैं, वो लीडरशिप अवाम उनको नहीं समझती, और ना ही उनका कोई किसी किस्म का भी जो एलानिया है या उनका जो स्टांस है या उनका जो स्लोगन है या उनका जो मैनिफेस्टो है वो बाय हो रहा है। देखिए ना, ये जो बात आपने की, इसके बावजूद जब आप एहतजाजी तहरीक का ऐलान करते हैं तो KP भी, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट है, वहां से कुछ लोग निकलते हैं, बमुश्किल इस्लामाबाद पहुंचते और गलतफहमी है ना। अगर वहां से लोग निकलते तो मेरे पे 17 पर्चे ना होते।
लोगों को लाइव बुलेट ना मारी जाती, लोगों को रबर बुलेट ना मारी जाती, लोगों को रस्से बांध करके कंटेनर रख के ना किया जाता मसला, 38,000 पुलिस ना लगाई जाती। ये आपकी फिक्र है, मैं नहीं दे रहा हूँ फिक्र, ये मीडिया की फिक्र है, चेक कर लीजिएगा। नहीं, मेरा सवाल सर ये है कि ना तो पंजाब के अंदर बहुत ही साजगार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। मैं क्वेश्चन आ गया नहीं, शायद मैं अपना सवाल समझा नहीं पाया। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, इस्लामाबाद से आपका ताल्लुक है, आप निकलते हैं, केपी से निकलते हैं, लेकिन पंजाब जो जाहिर है एक बहुत बड़ी बेस है, पंजाब निकलता है तो चेंज आता है, अभी तक वहाँ पे हालात साजगार नहीं हो पा रहे। मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ कि ना तो लीडरशिप है, ना मोबिलाइज करने के लिए लोगों को। अब आप सुन लीजिएगा, आई होप कि आप सली से मेरा जवाब सुन लेंगे। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। पंजाब में भी 108 से ज्यादा सीट्स आज भी हमारी मौजूद है। मीनिंग बैक इतने जुल्म के बावजूद, इतने फॉर्म 47 के बावजूद, मरियम हार के बैठी हुई है, नवाज शरीफ साहब हार के बैठे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब, हमजा हार के बैठे हुए हैं, इवन एंड अदरवाइज लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। दिस इज द ट्रू पिक्चर, नंबर 1। नंबर 2 चीज जो आपने बात कही कि जी लीडरशिप के फुकदान की वजह से, ऐसी बात नहीं है भाई। हमारी लीडरशिप ने सबसे ज्यादा मारे खाई है। शाह महमूद कुरैशी आज भी सीजन पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान का सीनियर में है। महमूद रशीद जेल में है, चौधरी एजाज साहब जेल में है, नेमा पर्सन हम लोग खुद बैठे हुए हैं अभी, जिनकी बेलें बिफोर अरेस्ट के अंदर बैठे हुए हैं। खान साहब जेल में, उनकी जोजा मुहतरमा जेल में, उनके बहनों के ऊपर रोज पर्चे होते हैं, हर चौथे दिन उनको जेल में कर दिया जाता है। जी अली बुखारी साहब, इवन एंड अदरवाइज जब बिलावल भुट्टो जरदारी निकले थे कराची से लॉन्ग मार्च करके या महंगाई मार्च करके, अच्छा अली बुखारी साहब, लोग हैं, अली हम बुखारी साहब, पॉलिटिकल स्टांस के मालिक हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल के सुपरमेसी की बात करते हैं और रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। तीसरी बात हमने कभी भी नहीं की, और रूल ऑफ लॉ मेरे लिए नहीं है, उससे वकील मुतासर नहीं होता, उससे जज खाली मुतासर नहीं होता, वो आप लोगों के लिए भाई रूल ऑफ लॉ मींस एक लाइन में। अली बुखारी साहब, लास्टली आज नौरीन खान साहिबा ने कहा कि उमर अयूब होंगे और दीगर शिबली फराज होंगे, केपी के बजट के हवाले से बैरिस्टर गौहर मौजूद नहीं होंगे, तो बैरिस्टर गौहर के ऊपर खान साहब अदम एतमाद कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि अंदर वो गई थी वही बताएंगी। जो कंसर्न, बिल्कुल कंसर्न लोग होंगे, क्योंकि उमर अयूब साहब जो हैं वो ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं पिछली गवर्नमेंट्स के अंदर, और वो अपोजिशन लीडर है, उनका बड़ा अहम किरदार है। इसी तरह शिबली फराज साहब जो हैं वो सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर हैं। इसके अलावा तैमूर झगड़ा खुद, क्योंकि बहुत अच्छा वो फाइनेंस के सिस्टम को समझते हैं। अली अमीन, मैं मेरी बात सुन लेना, अली अमीन जो है वो सीएम है पार्टी के, बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन जरूर है, लेकिन उनको इकोनॉमी या इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो एक वकील है। सो डेफिनेटली खान साहब ने जो बुलाया वो उसके अंदर कोई, क्योंकि बजट से रिलेटेड इशू पे बताया, इसलिए बजट से रिलेटेड इशू उन्होंने कंसर्न बंदों को ही बुलाना था ना भाई। तो मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने इसको बुलाया, बाकी खान साहब इसको बुलाएंगे, वो चाहेगा, इसमें तो कोई बात नहीं। हुकूमत जो बुलाएंगे भी उसको नहीं मिलने देगा, हमें कोर्ट ने कहा, हमें आज नहीं मिलने दिया। तो मकसद ये है कि ये क्वेश्चन भी आपका होना चाहिए था, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जी आप लोगों को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। तो बात यह है कि हमें तो आप बार बार कहते हैं कि आप खौफजदा हैं, आपके साथ लोग निकल रहे, लीडरशिप का फकदान है, ऐसे है वैसे है। कभी ये तो पूछ लें यार गवर्नमेंट से कि कौन सा खौफ है, क्यों उनकी कांपें टांग रही होती है कि मुलाकात करने की इजाजत नहीं होती एक जेल में कैदी से यार। ठीक, तो जो एक्स प्राइम मिनिस्टर भी है, तो ये सवाल भी उनसे जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा अली बुखारी हमारे साथ मौजूद लेते ब्रेक के बाद आपके साथ। आपका बैंक अकाउंट लम्हे भर में खाली हो सकता है, क्योंकि स्कैमर्स के शर से अब बैंक अकाउंट्स भी महफूज नहीं रहे। बैंक अकाउंट खाली करने वाले जो स्कैमर्स हैं वो मुख्तलिफ तरीक़ों से स्कैम्स करते हैं, जिनका मकसद लोगों की ज़ाती और माली मालूमात हासिल करके उनके बैंक अकाउंट्स तक रसाई हासिल करना होता है। इन स्कैम्स में सबसे आम तरीका फ़िशिंग है, जिसमें धोखेबाज ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस या फिर फ़ोन कॉल्स के ज़रिए बैंक या किसी और मोतबर इदारे की नक्काली करते हैं। वो लोगों से उनकी ज़ाती मालूमात जैसे कि पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड नंबर्स और बैंक अकाउंट की तफसीलात तलब करते हैं। एक बार जब ये मालूमात हासिल हो जाती हैं तो धोखेबाज इनका इस्तेमाल बैंक अकाउंट में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने और रकम निकालने के लिए करते हैं। एक और आम स्कैम में मालवेयर का इस्तेमाल शामिल है। स्कैम्स लोगों को ऐसे लिंक्स या फिर जो पेमेंट्स हैं, ये टिप्स हैं, वो भेजते हैं जिनमें वायरस या दीगर नुकसानदेह सॉफ्टवेयर्स मौजूद होते हैं। जब कोई शख्स इन लिंक्स पर क्लिक करता है या इस तरह की अटैचमेंट खोलता है तो नुकसान पहुंचाने वाला सॉफ्टवेयर उनके कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पर इंस्टॉल हो जाता है, जो उनकी ज़ाती मालूमात चोरी कर सकता है या उनके बैंक अकाउंट्स तक रसाई हासिल कर सकता है। कुछ स्कैमर्स और कुछ ऐसे स्कैम्स हैं जिनमें धोखेबाज सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो लोगों को झूठ बोलकर या धोखा देकर उनकी मालूमात हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर वो किसी शख्स को फ़ोन करके ये दावा कर सकते हैं कि वो बैंक के नुमाइंदे
और उन्हें अकाउंट की तस्दीक के लिए कुछ मालूमात दरकार है। इसके अलावा सिम स्वीपिंग भी एक ख़तरनाक स्कैम है जिसमें धोखेबाज मोबाइल ऑपरेटर को धोखा देकर किसी शख्स के मोबाइल नंबर को अपने सिम कार्ड पर मुंतकिल करा लेते हैं। इसके बाद वो इस नंबर का इस्तेमाल बैंक अकाउंट्स तक रसाई हासिल करने और रकम निकालने के लिए करते हैं। अब इन स्कैम्स से बचने के लिए ज़रूरी है कि लोग अपनी ज़ाती और माली मालूमात को महफूज रखें, मशकूक ईमेल्स और पैगामात पर क्लिक करने से गुरेज करें और अपने कंप्यूटर्स और मोबाइल डिवाइसेस पर एंटीवायरस इंस्टॉल करें। इसके अलावा बैंक्स को भी चाहिए कि वो अपने सारिफीन को इन स्कैम्स के बारे में आगे से बचने के लिए हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की तरगीब भी दी जाए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे फील्ड मार्शल जो लासिम मुनीर दौरे अमरीका पे हैं, उनके दौरे अमरीका की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मशरिक़ वस्ता में ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी खतरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है। ऐसे वक्त में पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अमरीका का दौरा गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया है। जैसा कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौज रखता है और ईरान का जोग्राफियाई हमसाया भी है। इसराइल की हालिया जारहियत में जिस अंदाज से ईरान को दाखिली तौर पर गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की जा रही है, उसमें पाकिस्तान की पोजीशन पर भी असर पड़ सकता है। इसराइल खित्ते में खुद को नाकाबिले तस्खीर ताकत के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है और इस मकसद के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे वो बराह रास्त जंग हो या फिर प्रॉक्सी वॉर हो। अब इसराइल तो हर उस मुल्क को तबाह करना चाहता है जो उसको बराबर की टक्कर दे सके और इस हवाले से ईरान के बाद पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो इसराइल को टफ टाइम दे सकता है और ये बात इसराइल को खटकती है। भारत और इसराइल के दरमियान दिफाई माहदे, खुफिया ताउन और मुश्तरका टेक्नोलॉजी का इश्तराक इस बात का इशारा है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान को भी इन दोनों के मुश्तरका अज़ाइम का सामना हो सकता है। यही वजह है कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और इसराइल की पाकिस्तान पर मुमकिन जारियत पर दो टोकन कह रहे हैं कि इसराइल में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो पाकिस्तान को मैली आँख से देख सके। हमसे कई गुना बड़े हैं हर लिहाज से, वेपन्स के लिहाज से, कन्वेंशनल वेपन्स के लिहाज से, तो उन्होंने देख लिया है ये कौम जो है ये अल्लाह के फजलो करम से जो मैली आंख इसकी तरफ देखेगी उसकी आंख निकाल देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इंशाअल्लाह, और उसको हमने साबित किया है। तो हम इस मामले पे दुनिया ने देखा कि ये पूरी कौम मुत्तहिद थी और इंशाअल्लाह मुत्तहिद। अब अगर खत्ते में जंग फैलती है तो पाकिस्तान को बराह रास्त या बिलवास्ता खतरात तो लाक हो सकते हैं। इसी पस मंज़र में पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हालिया दौरा अमरीका इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये महज रिवायती मुलाकातों तक महदूद नहीं बल्कि इलाकाई तवाज़ुन, इंटेलिजेंस शेयरिंग और स्ट्रेटेजिक जो पोजीशनिंग है उसके लिहाज से फैसला कुन बन सकता है। इस वक्त मशरिक़ वस्ता में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ दो ममालिक का मसला नहीं रहा। ये आग अगर भड़की तो इसकी लपेट में पूरा खित्ता आ सकता है जिसके असरात आलमी मईशत, अमन और इंसानियत तक फैल सकते हैं। इस सूरत हाल में इजलास मुनीर का वाशिंगटन जाना खुद एक पैगाम है। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ का दौरा पाकिस्तान के लिए भी एक मौका हो सकता है कि वो अमरीका को बावर कराए कि खित्ते में पायदार अमन सिर्फ उस वक्त मुमकिन होगा जब ईरान को मुकम्मल तौर पर दीवार से ना लगाया जाए। देखा जाए तो पाकिस्तान हमेशा पुल का किरदार अदा करने की कोशिश करता है, चाहे सऊदी अरेबिया और ईरान हो या अमरीका हो या फिर चीन और अमरीका हो। अगर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीका को एक पैगाम देने में कामयाब हो जाते हैं तो ईरान के खिलाफ मजीद जारियत पूरे खित्ते को लपेट में ले सकती है। तो शायद पाकिस्तान का ये सिफारती किरदार खित्ते को एक और बड़ी जंग से बचा सकता है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।